क्या अमेरिका ने इजराइल को धोखा दिया या इजराइल अमेरिका को गच्चा दे गया? क्या इजराइल शेख ही बहुत ज्यादा भगाड़ता है और काम कहीं बहुत कम करता है? क्या दो धोखेबाजों को एक दूसरे का सच अब दिखने लगा है? क्यों बहुत ज्यादा ताकतवर से दोस्ती देर सवेर महंगी ही पड़ती है? कौन से दो गाने हैं हिंदी फिल्मों से जो ट्रंप और नेतन्याहू के अब और तब के माहौल में फिट बैठते हैं? आखिरी सवाल का जवाब इशारा। पहला गाना फिल्म संगम से, दूसरा शोले से। गाना आगे। इस कहानी में सस्पेंस है, दोस्ती है, धोखा है। अमेरिका के दो बड़े अखबारों न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और टीवी चैनल CNN ने एक साथ एक ऐसी खबर चलाई जिसने पूरी दुनिया को भौचक कर दिया। खबर है अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के बारे में। इजराइल यानी वो देश जो 1948 में बना और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने उसे देश बनने के सिर्फ 11 मिनट बाद मान्यता दे दी। खबर है कि कैसे अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ अपने दुश्मन ईरान को गुप्त चेतावनी दी। CNN के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को डर था कि ईरान के शीर्ष वार्ताकारों को इजराइल उस वक्त मारने की कोशिश कर सकता है जब वो अमेरिका के साथ शांति वार्ता में लगे होंगे, और इसलिए अमेरिका ने सूत्रों के जरिए ईरान को सावधान किया। कौन से हैं वो सूत्र ये बताऊंगा आगे, लेकिन ये होता है खेल के भीतर का खेल। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन की घंटी जरूर जरूर सुन ले, उससे हमारी बहुत मदद होगी। जो देश सालों से इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा, जिसने हर बार UN में इजराइल की मदद के लिए वीटो किया, हर युद्ध में इजराइल को हथियार दिए और साजो सामान दिया, उसी अमेरिका ने इजराइल की खुफिया जानकारी ईरान के साथ साझा की। आमतौर पर ऐसा डबल गेम और इतना साफ साफ कम ही दिखाई देता है। इसके साथ दुनिया की सबसे मजबूत और गहरी दोस्ती में दरार दिखाई दी। समझने के लिए यह वैसा ही है जैसे मुन्ना भाई और सर्किट या जय और वीरू की दोस्ती टूटे। यह कहानी रोमांचक है। अप्रैल 2026, इस्लामाबाद। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के बीच शांति वार्ता। बातचीत खत्म होने के बाद ईरान की पूरी टीम वापस लौट रही थी। पूरी दुनिया को एहसास था कि यह बातचीत बहुत खास है और बहुत ही नाजुक मौके पर आई है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बातचीत में सकारात्मक बात निकल के आने की उम्मीद थी। ईरान के सांसद ने उस वक्त कहा था कि आज गलीबाफ साहब और वार्ता दल के बाकी सदस्य ये जानते हुए कि उनकी जान को खतरा है, आगे बढ़ रहे हैं। ये असली कुर्बानी है, ये राजनीतिक चालबाजी नहीं है। तभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि ईरान के दो सबसे बड़े नेताओं, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष गालिबाफ, को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है इजराइल। दो अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो कार्रवाई न करे, लेकिन इजराइल नहीं माना। वॉशिंगटन को डर था कि अगर यह हत्या हुई तो शांति वार्ता फौरन खत्म हो जाएगी और जंग फिर से भड़क उठेगी, और अमेरिका को तब तक एहसास हो चुका था कि मामला संगीन है। यह शांति वार्ता टूटी तो इस दलदल से इज्जत के साथ निकलना उसके लिए असंभव हो जाएगा। और तब अमेरिका ने वो किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। उसने पाकिस्तान और कतर से कहा कि वो ईरान को इस खतरे के बारे में सावधान करें। जवाब में ईरान ने भी अमेरिका से पाकिस्तान और कतर के जरिए ये आश्वासन मांगा कि इजराइल ईरानी टीम को नहीं मारेगा। अमेरिका तब इजराइल के खिलाफ और ईरान के साथ खड़ा दिखाई दिया। आगे की कहानी बेहद रोमांचक है। इस्लामाबाद से ईरानी दल का विमान चला,
पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को एस्कॉर्ट किया, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों को डर था कि इजराइल हवाई हमला कर सकता है। तभी ईरानी सुरक्षा सेवाओं ने विमान को एक इमरजेंसी मैसेज भेजा। खुफिया जानकारी आई कि इजराइल हमले की तैयारी में है। इराक की पश्चिमी सीमा से 2 इजरायली लड़ाकू विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आए हैं। तेहरान से वॉशिंगटन तक सनसनी फैल गई। गलीबाफ के प्लेन को फौरन रास्ता बदलना पड़ा और उसने तेहरान के बजाय मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में खुद मौजूद एक अधिकारी ने इस घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर कंफर्म किया। अब इस सीन के बारे में सोचिए, ये कितना फिल्मी है। एक तरफ ईरान के नेता अमेरिका से शांति वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल उन्हीं नेताओं को मारने की कोशिश कर रहा है, और बीच में है अमेरिका जो अपने बेलगाम सहयोगी इजराइल की योजना अपने दुश्मन ईरान को बता रहा है। ये 2026 की कूटनीति है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद इजराइल बौखला गया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर तुरंत जवाब दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की इजराइल और ईरानी वार्ताकारों के बारे में यह ताजा खबर फेक न्यूज है, हकीकत का पूरी तरह मनगढ़ंत वर्णन। इसमें अंग्रेजी के 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कंप्लीट फैब्रिकेशन। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जवाब दिया कि हम अपनी फैक्ट्स पर आधारित रिपोर्टिंग के साथ खड़े हैं, जो मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत पर आधारित है। इसके छपने से पहले वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास ने कुछ कहने से मना कर दिया था। अब बात यहां समझने की है। इजराइल ने इसको कंप्लीट फैब्रिकेशन कहा। आमतौर पर स्पेसिफिक जानकारी से इनकार किया जाता है। इजराइल ने कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं नकारा, यानी यह नहीं कहा कि विमान नहीं भेजे, यह भी नहीं कहा कि ईरानी टीम टारगेट लिस्ट पर थी, यह नहीं कहा कि गलीफाफ सुरक्षित थे। इजराइल ऐसी ही धमकियों के सहारे अपनी धौंस जमाता है। कई मौके पर वो साफ झूठ बोल जाता है। इजराइल ने दुनिया को बताया कि उसने खमेनेई की हत्या की। यह मोसाद का शानदार इंटेलिजेंस था और यह उसी का नतीजा था। लेकिन अब अल जजीरा की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है कि यह झूठ था। सच यह है कि CIA ने महीनों तक खमेनेई को ट्रैक किया। CIA ने कंफर्म किया कि खमेनेई उस शनिवार तेहरान के लीडरशिप कंपाउंड में होंगे। इस इंटेलिजेंस के आधार पर हमले का समय रात के बजाय सुबह कर दिया गया। US के MQ-9 रीपर ड्रोन्स तेहरान और शिराज के ऊपर मंडराते रहे ताकि बिना चूक के निशाना लगे। मतलब यह मोसाद का नहीं, CIA की इंटेलिजेंस थी। अमेरिका के हथियार थे, अमेरिका के ड्रोन्स थे और क्रेडिट ले रहा था इजराइल। जब 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े थे। इनके नेता एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे। नेतन्याहू ने ट्रंप को द ग्रेटेस्ट फ्रेंड इजराइल हैज एवर हैड इन द व्हाइट हाउस, यानी व्हाइट हाउस में इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बताया ट्रंप को। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को माय फेवरेट कहा। जबरदस्त दोस्ती थी इन दोनों के बीच। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती गई। ट्रंप को वेनेजुएला में जीत का नशा था। उसको लगा ईरान में भी वो वेनेजुएला जैसी क्विक विक्ट्री होगी। जल्दी जीतो, वापस आओ, ताली बजाओ। ABP न्यूज पर संदीप चौधरी के शो सीधा सवाल में मैंने तभी कह दिया था कि ट्रंप ने ये जंग शुरू तो की है, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी ये बात ईरान तय करेगा। जो हुआ वही हुआ जो मैंने कहा था। खुद को बहुत चालाक समझने वाले इन दोनों नेताओं को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान जंग में टिका रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ देशों के इर्द गिर्द अपनी
पूरी रणनीति बनाएगा। दूसरा, तेल की कीमतें चढ़ेंगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। घबराकर ट्रंप ने अपनी रणनीति बदली। ट्रंप ने सऊदी अरबिया, कतर, टर्की और पाकिस्तान के रास्ते सीज फायर की बात शुरू की। ट्रंप से हमेशा ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की डींग हाँकने वाला नेतन्याहू अब खुद से पूछ रहा है कि दोस्त कहां गया। जून 2026 इजराइल ने लेबनान पर अमेरिका को बताए बिना हमला किया। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया और खूब गालियां सुनाई। फाइनेंशियल टाइम्स को ट्रंप ने साफ साफ बताया कि मैं बॉस हूं, नेतन्याहू नहीं। यानी दोस्ती धूल में मिल गई। शुरुआत के फिल्म के गाने का जवाब यहां फिट बैठेगा। गाना है फिल्म शोले का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे से मामला पहुंच गया संगम फिल्म के गाने, दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा तक। आज हालत यह है कि नेतन्याहू पर दो तलवारें लटकी हुई हैं। वॉर क्राइम्स के आरोप में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अगर नेतन्याहू आईसीसी के 125 देशों में से किसी भी देश में गए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यूरोप के ज्यादातर देश आईसीसी के सदस्य हैं, यानी नेतन्याहू अब यूरोप नहीं जा सकते। दूसरा, और यह भी महत्वपूर्ण है, दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का केस दर्ज किया है, नरसंहार का केस दर्ज किया है। 50 से ज्यादा देश इस केस में कोर्ट सिग्नेटरी हैं, यानी उनके हस्ताक्षर हैं। इजराइल के अंदर तेल अवीव की सड़कों पर हर हफ्ते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रिजर्व सोल्जर्स सेना में आना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, इसको समझें, अक्टूबर 2026 इजराइल में बड़े चुनाव हैं, यानी संसद के चुनाव हैं। हालात देखें, नेतन्याहू आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के साथ, भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई के 6ठे साल में, ट्रंप की गालियां खाकर, दुनिया में अकेले पड़कर एक ऐसे नेता के रूप में चुनाव में उतरेंगे जिसने सब कुछ दांव पर लगाया लेकिन उसे मिला कुछ भी नहीं। आज यही नेतन्याहू की त्रासदी है, लेकिन दरअसल ये त्रासदी किसी एक नेता की नहीं है। ये त्रासदी उस पूरी सोच की है जो ये मानती है कि ताकत से सब कुछ हासिल हो सकता है, बम से शांति आती है, हत्या से सुरक्षा मिलती है, झूठ और लूट से मजबूती और समृद्धि बढ़ती है। इतिहास में कुछ और मजेदार दोस्तियां हैं, उनकी कहानियां हैं जो ग्रेटेस्ट फ्रेंड से गालियों तक पहुंचती है। 1980 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन। उन्होंने सोवियत संघ को ईवल अंपायर कहा था। फिर आए गोर्बाचेव और दोनों नेताओं ने जनीवा में आमने सामने बात की, दोनों में दोस्ती हुई, रिश्ता बना। ऐसा रिश्ता जिसने कोल्ड वॉर, शीत युद्ध को खत्म किया। यह दोस्ती दुश्मनी से दोस्ती तक की थी। इसके बहुत रोचक किस्से हैं। रेगन गब्बास थे, उनको चुटकुले सुनाने का बहुत शौक था, लेकिन वो सब कभी बाद में। इधर ट्रंप और नेतन्याहू की कहानी उल्टी है, दोस्ती से गालियों तक। वास्तव में यह दोस्ती टूटी क्योंकि दोनों के बीच ईमानदारी नहीं थी, धोखा था। दोनों के हित एकदम अलग अलग, दोनों के लक्ष्य एकदम अलग अलग। एप्स्टीन फाइल के खौफ में जी रहा बड़बोला बेहुदा ट्रंप क्विक डील, स्टेबल ऑयल प्राइसेस, मिड टर्म इलेक्शंस में जीत के आगे कुछ नहीं सोचता। करप्शन के मामले झेल रहा ट्रंप की तरह का नेतन्याहू चाहता है ईरान का खात्मा, हिजबुल्लाह की तबाही, अक्टूबर चुनाव में जीत और सबसे जरूरी जेल से बचाव। वो चुनाव हारा तो उसको जेल सामने दिखती है। यानी नेतन्याहू की यह पूरी जंग सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए भी है। इतिहास में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखते हैं अटूट, लेकिन असल में वो होते हैं सौदेबाजियों के रिश्ते। जब तक काम चला दोस्ती रही, जब काम बंद हुआ
गालियां शुरू। यही अमेरिका और इजराइल की कहानी है। यह हर उस देश के लिए एक सबक है जिसे लगता है कि उसे किसी महाशक्ति की सबसे पक्की दोस्ती मिल गई है। एक महाशक्ति से कोई पक्की दोस्ती नहीं होती, उनके सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और आखिर में सोचें, यह बात महाशक्तियों की ही नहीं, शायद ताकतवर लोगों के साथ भी यही होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश मिल रहे हैं, अच्छा लगता है उनको पढ़कर। बहुत पुराने साथी जोड़ रहे हैं। एक ने आयरलैंड से मैसेज भेजा कि वो अपने पिताजी के साथ मेरा शो आज तक पे देखते थे। अब वो पिताजी नहीं है, लेकिन वो आयरलैंड में है। मैं आपके मैसेजेस के जवाब भी देता हूं और अगली बार से आपके 3-4 संदेश मैं अपने कार्यक्रम में शामिल भी करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि वो पूरा शो देखें, क्योंकि YouTube जब ये तय करता है कि आपका चैनल कितना महत्वपूर्ण है, तो वो लोगों के साथ साथ ये भी देखता है कि उन लोगों ने आपका कार्यक्रम कितनी देर तक देखा। तो टिके रहिए, बने रहे, गलती हो तो बताइए, सुधारिए। ये आप ही का चैनल है। धन्यवाद।